रात के करीब 10:30 बजे थे जब विशाल ने अपना भारी ट्रक दिल्ली के बाहरी इलाके से मुंबई की तरफ मोड़ा। 20 साल से ज्यादा हो गए थे उसे सड़कें नापते हुए। उसने हर मौसम देखा था, हर हाईवे देखा था, हर तरह के इंसान और हादसे देखे थे, लेकिन उस रात हवा में कुछ ऐसा था जो उसके सीने पर बोझ की तरह बैठ गया था। उसके साथ उसका क्लीनर आरिफ बैठा था, उम्र में छोटा लेकिन आंखों में हमेशा डर और सतर्कता का मिलाजुला साया रहता था। ट्रक में लोहे का भारी सामान लदा था और इंजन की घरघराहट सुनसान सड़क पर गूंज रही थी। धीरे धीरे शहर की रोशनियां पीछे छूटती गईं और सामने सिर्फ अंधेरा बचा। आरिफ ने रेडियो चालू किया, लेकिन हर चैनल पर सिर्फ खरखराहट थी, जैसे कोई बहुत दूर से कुछ बोलने की कोशिश कर रहा हो। विशाल ने मजाक में कहा कि शायद मौसम खराब है, लेकिन उसके अपने दिल में डर की ठंडी लहर दौड़ चुकी थी। राजस्थान बॉर्डर की तरफ बढ़ते हुए सड़क और वीरान होती गई। ना कोई ढाबा, ना कोई गाड़ी, ना कोई इंसान, बस काली सड़क और उसके दोनों तरफ फैला अंधेरा। तभी अचानक विशाल को लगा कि सड़क के बीच कोई खड़ा है। उसने जोर से ब्रेक दबाया, ट्रक हिला, लेकिन जब हेडलाइट की रोशनी सामने पड़ी तो वहाँ कुछ भी नहीं था। आरिफ की आवाज कांपी, भैया आपने भी देखा ना? विशाल ने जवाब नहीं दिया और ट्रक फिर आगे बढ़ा दिया। कुछ किलोमीटर बाद सड़क किनारे एक टूटा हुआ पत्थर दिखा जिस पर लाल धब्बे बने थे। हवा अचानक बर्फ जैसी ठंडी हो गई और ट्रक के केबिन में जली हुई अगरबत्ती जैसी अजीब बदबू भर गई। आरिफ ने धीरे धीरे हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू कर दिया। विशाल स्टीयरिंग कसकर पकड़े रहा। तभी ट्रक की बॉडी के पीछे से खटखट की आवाज आने लगी, जैसे कोई लोहे पर उंगलियां फेर रहा हो। विशाल ने शीशा नीचे किया तो हवा के साथ एक अजीब सी सड़ी हुई गंध अंदर आई। दोनों चुप थे। फिर अचानक हेडलाइट की रोशनी में सड़क के बीच एक आकृति दिखाई दी। इस बार वह साफ थी, इंसान जैसी, लेकिन बिल्कुल स्थिर। ट्रक धीरे धीरे उसके पास पहुंचा और विशाल की सांस रुक गई। उस आकृति का चेहरा नहीं था। जहां आंखें और मुंह होना चाहिए था वहां सिर्फ काला खालीपन था। ट्रक उसके पास से निकला और उसी पल केबिन के अंदर की हवा बर्फ जैसी ठंडी हो गई। आरिफ ने पीछे देखा और डर से कांप उठा। भैया, वो घूम गई। विशाल ने साइड मिरर में देखा, लेकिन सड़क खाली थी। उसने ट्रक की स्पीड बढ़ा दी। कुछ देर बाद मोबाइल नेटवर्क गायब हो गया। किलोमीटर के पत्थर भी दिखने बंद हो गए। रेडियो अपने आप चालू होकर बंद हो रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे सड़क अब दिल्ली मुंबई हाईवे नहीं रही बल्कि कोई और रास्ता बन गई हो। ट्रक अचानक भारी होने लगा। एक्सीलरेटर दबाने पर भी उसकी रफ्तार कम होती जा रही थी। तभी बॉडी के अंदर से कदमों की आवाज आई। कोई चल रहा था। 1 2 3। धीरे धीरे आरिफ ने कांपते हुए पूछा, भैया पीछे कोई है क्या? विशाल ने सिर्फ इतना कहा, दरवाजा मत खोलना, चाहे कुछ भी हो। कुछ देर बाद उन्हें सड़क किनारे एक पुराना ढाबा दिखा। पीली टिमटिमाती बत्ती, टूटी बेंचें और बाहर खड़ा एक बूढ़ा आदमी। विशाल ने राहत की सांस ली और ट्रक रोक दिया। इंजन बंद होते ही सारी आवाजें गायब हो गईं। बूढ़ा धीरे से बोला, इतनी रात इस रास्ते पर? विशाल ने पूछा, यह कौन सी जगह है? बूढ़ा मुस्कुराया, लेकिन उसकी आंखों में डर था। जिस रास्ते पर आ गए हो वहाँ नाम काम नहीं करते, और याद रखना पीछे कभी मत देखना। उसके शब्द सुनते ही ट्रक की बॉडी पर फिर वही खरोंचने की आवाज आई। दोनों ढाबे के अंदर गए। वहाँ घड़ी थी, लेकिन उसकी सुइयां रुकी हुई थीं। बूढ़े ने चाय रखी, लेकिन उसमें भी वही सड़ी हुई अगरबत्ती जैसी गंध थी। विशाल ने पूछा, इस रोड पर क्या है? बूढ़े ने धीरे से कहा, जो डर साथ लेकर आता है, रास्ता उसे और दिखा देता है। तभी बाहर ट्रक के नीचे किसी के घिसटने की आवाज आई। आरिफ अचानक चिल्लाया, भैया खिड़की के बाहर कोई खड़ा है। विशाल ने देखा, ट्रक के शीशे के बाहर वही काला चेहरा खड़ा था। इस बार बहुत पास, इतना पास कि उसका खालीपन सीधे आंखों में उतर रहा था। अचानक ढाबे की बत्ती बुझ गई। अंधेरे में विशाल को लगा जैसे कोई उसके बिल्कुल पास सांस ले रहा हो। कुछ सेकंड बाद रोशनी लौटी तो बूढ़ा गायब था। पूरा ढाबा खाली था। विशाल बाहर भागा, लेकिन वहाँ कुछ भी नहीं था। ना बेंच, ना काउंटर, ना बूढ़ा, जैसे वह जगह कभी थी ही नहीं। ट्रक की बॉडी पर ताजी खरोंचे
लाशें बनी थीं। दोनों जल्दी से ट्रक में बैठे और आगे बढ़ गए, लेकिन सड़क अब बदल चुकी थी। डामर टूटा हुआ था, सफेद लाइनें गायब थीं और घड़ी अब भी रात के 12 ही बजा रही थी। समय जैसे रुक गया था। रेडियो अचानक चालू हुआ और उसमें से आवाज आई, पीछे मत देखना। आवाज उसी बूढ़े की थी। उसी पल ट्रक की छत पर किसी के चलने की आवाज सुनाई दी, धप धप धप, जैसे कोई ऊपर घूम रहा हो। आरिफ ने आंखें बंद कर ली। ट्रक एक पुराने जंग लगे पुल पर पहुंचा। बीच पुल पर इंजन बंद हो गया। चारों तरफ अंधेरा। नीचे से किसी के ऊपर चढ़ने की आवाज आने लगी। धीरे धीरे विशाल ने चाबी घुमाई, लेकिन ट्रक स्टार्ट नहीं हुआ। रेडियो अपने आप चालू हुआ और उसमें से टूटी हुई आवाज आई, यहीं रुक जाओ। तभी ट्रक की छत पर कोई तेजी से दौड़ा। अगले ही पल ड्राइवर साइड के शीशे पर जोर से धप्प की आवाज हुई। विशाल ने देखा, वही खाली चेहरा, इतना पास कि उसकी खुद की परछाई उसमें दिखाई दे रही थी। पुल के आखिर में एक छोटा मंदिर दिखाई दिया। दिया जल रहा था। विशाल ने पूरी ताकत से ट्रक स्टार्ट किया और मंदिर की तरफ बढ़ा। जैसे ही ट्रक पुल से नीचे उतरा, छत पर चलने की आवाज बंद हो गई। लेकिन आरिफ ने धीरे से कहा, भैया वो अब बाहर नहीं है। मंदिर के पास रुककर विशाल नीचे उतरा। मंदिर के अंदर अंधेरा था। दीवार पर एक परछाई दिखाई दे रही थी, लेकिन वह उसकी अपनी नहीं थी। उसने पीछे मुड़कर ट्रक देखा तो ड्राइवर सीट पर कोई बैठा था, बिल्कुल उसकी शक्ल में। मुंबई से माल खाली करके वापस लौटने के बाद विशाल ने खुद को समझाने की बहुत कोशिश की कि जो कुछ हुआ वह सिर्फ थकान, डर और लगातार कई रातों तक जागने का असर था। लेकिन इंसान अपने दिमाग को झूठ बोल सकता है, अपनी आंखों को नहीं। हर रात जब वह ट्रक लेकर निकलता, उसे वही एहसास होने लगता कि सड़क कहीं ना कहीं उसे पहचानती है। शुरुआत में उसने इस बात को नजरअंदाज किया। काम पहले जैसा चलता रहा। दिल्ली, जयपुर, इंदौर, मुंबई, वही रूट, वही टोल, वही ढाबे। लेकिन अब हर जगह उसे कुछ अजीब दिखाई देने लगा था। कभी किसी दीवार पर बना काला तीर, कभी किसी पुराने पुल पर राख के निशान, कभी किसी ढाबे की दीवार पर लिखा सिर्फ एक शब्द, याद। आरिफ भी बदल चुका था। पहले जो लड़का हर बात पर हंसता था, अब रात होते ही चुप हो जाता। एक रात दोनों गुजरात हाईवे पर जा रहे थे। बारिश शुरू हो चुकी थी। वाइपर लगातार शीशे पर चल रहे थे, लेकिन सड़क फिर भी धुंधली दिखाई दे रही थी। तभी आरिफ ने धीरे से पूछा, भैया आपको कभी लगता है कि वह चीज अभी भी हमारे साथ है? विशाल ने जवाब नहीं दिया, क्योंकि सच यही था कि उसे हर रात ऐसा लगता था। ट्रक के अंदर अब कभी कभी वही ठंडी हवा महसूस होती, जबकि सारे शीशे बंद होते। कभी डैशबोर्ड पर उंगलियों के निशान दिखाई देते और कुछ सेकंड बाद गायब हो जाते। विशाल जानता था कि डर खत्म नहीं हुआ, बस इंतजार कर रहा है। उसी रात बारिश इतनी तेज हो गई कि सड़क लगभग गायब हो गई। हाईवे पर गाड़ियां कम होती जा रही थीं। दूर सिर्फ हेडलाइट्स की धुंधली रोशनी दिख रही थी। तभी अचानक ट्रक का रेडियो अपने आप चालू हो गया। कोई गाना नहीं, कोई न्यूज नहीं, सिर्फ हल्की सांसों की आवाज। विशाल का हाथ स्टीयरिंग पर कस गया। आरिफ ने डरते हुए रेडियो बंद करना चाहा, लेकिन बटन काम नहीं कर रहे थे। कुछ सेकंड बाद उसी खरखराहट में एक धीमी आवाज आई, रास्ता याद है ना? विशाल के सीने में ठंड उतर गई। उसने तुरंत रेडियो की वायर खींच दी। आवाज बंद हो गई, लेकिन केबिन का भारीपन नहीं गया। बारिश के बीच उन्हें सड़क किनारे एक छोटा ढाबा दिखाई दिया। पीली रोशनी, बाहर खड़े दो ट्रक और अंदर कुछ लोग बैठे थे। सब कुछ सामान्य लग रहा था। दोनों अंदर गए, चाय मंगाई। कुछ देर के लिए लगा कि शायद डर सिर्फ उनके दिमाग में था। तभी ढाबे के कोने में बैठा एक बूढ़ा आदमी धीरे धीरे उनकी तरफ देखने लगा। उसकी आंखें अजीब थीं, बिल्कुल वैसी जैसी उस पुराने ढाबे वाले की थीं। वह उठकर विशाल के पास आया और बोला, रात में कुछ रास्ते दो बार नहीं मिलने चाहिए। विशाल का गला सूख गया। उसने पूछा, आप क्या कहना चाहते हो? बूढ़ा मुस्कुराया, जो एक बार लौट आए उन्हें दोबारा बुलाया नहीं जाता, लेकिन कभी कभी रास्ता खुद बुला लेता है। यह कहकर वह बाहर चला गया। विशाल और आरिफ उसके पीछे भागे, लेकिन बाहर सिर्फ बारिश थी। बूढ़ा गायब था, सड़क खाली। दोनों वापस ट्रक में बैठे और बिना कुछ बोले आगे बढ़ गए। कुछ किलोमीटर बाद अचानक जीपीएस बंद हो गया। मोबाइल नेटवर्क गायब। सड़क पर लगे बोर्ड धुंधले दिखाई देने लगे। विशाल को एहसास हुआ कि हाईवे बदल रहा है। वही एहसास, वही ठंडी हवा, वही अजीब सन्नाटा। आरिफ ने कांपती आवाज में कहा,
भैया फिर से वही हो रहा है। तभी सामने एक ट्रक दिखाई दिया, पुराना, जंग लगा हुआ, बिल्कुल सड़क के बीच खड़ा। विशाल ने हॉर्न दिया लेकिन वह हिला नहीं। जैसे ही उनका ट्रक उसके पास पहुंचा, विशाल ने अंदर देखा और उसका खून जम गया। ड्राइवर सीट पर वही आदमी बैठा था जिसे उसने कुछ देर पहले ढाबे पर देखा था, लेकिन उसका चेहरा धीरे धीरे अंधेरे में बदल रहा था, जैसे किसी ने स्याही फैला दी हो। अगले ही पल वह ट्रक गायब हो गया। सड़क फिर खाली। आरिफ जोर जोर से दुआ पढ़ने लगा। विशाल ने एक्सीलरेटर दबा दिया, लेकिन जितनी तेज ट्रक भागता, सड़क उतनी लंबी होती जाती। कुछ देर बाद उन्हें सड़क किनारे एक पुराना बोर्ड दिखाई दिया जिस पर लिखा था वापसी मार्ग। नीचे काले रंग से तीर बना था। वही तीर। ट्रक अपने आप उस तरफ मुड़ने लगा। विशाल ने स्टीयरिंग सीधा करने की कोशिश की, लेकिन हाथ भारी हो गए, जैसे कोई दूसरी ताकत ट्रक चला रही हो। रेडियो फिर चालू हो गया। इस बार साफ आवाज आई, कुछ रास्ते अधूरे नहीं छोड़े जाते। ट्रक उस अंधेरे रास्ते पर उतर गया। दोनों तरफ सूखे पेड़ थे। बारिश अचानक बंद हो गई। हवा पूरी तरह शांत, इतना शांत कि इंजन की आवाज भी अजीब लगने लगी। कुछ दूर आगे जाकर सड़क खत्म हो गई और सामने एक पुराना गांव दिखाई दिया। टूटी दीवारें, जले हुए घर और हर घर के बाहर राख बिखरी हुई। विशाल ने ब्रेक लगाया। यह जगह नक्शे में नहीं है, उसने खुद से कहा। तभी उन्हें गांव के बीच एक मंदिर दिखाई दिया। वही तरह का पुराना मंदिर जैसा उन्होंने उस रात पुल के पास देखा था, लेकिन इस बार मंदिर के सामने कई ट्रक खड़े थे, पुराने, टूटे हुए, जंग लगे। हर ट्रक की ड्राइवर सीट पर कोई बैठा था, बिल्कुल स्थिर। आरिफ की आवाज टूट गई, भैया यह लोग जिंदा हैं क्या? विशाल जवाब नहीं दे पाया। तभी मंदिर के अंदर से घंटी बजने लगी। एक बार, दो बार, तीन बार, बिना हवा के। ट्रक के केबिन में अचानक बर्फ जैसी ठंड भर गई। पीछे से खटखट की आवाज आने लगी। कोई बॉडी के अंदर चल रहा था, धीरे धीरे, जैसे पहली रात। विशाल ने शीशे में देखा, पीछे की सीट पर कोई बैठा था। चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन उसकी आंखें चमक रही थीं। विशाल ने तुरंत मुड़कर देखा, लेकिन सीट खाली थी। तभी मंदिर के अंदर से आवाज आई, रास्ता पूरा करो। आवाज इंसानी नहीं थी, कई आवाजें एक साथ बोल रही थीं। विशाल के कानों में दर्द होने लगा। आरिफ रोने लगा, भैया यहाँ से चलो। लेकिन ट्रक स्टार्ट नहीं हो रहा था। चाबी घूमती लेकिन इंजन चुप। बाहर खड़े पुराने ट्रकों की हेडलाइट्स एक एक करके जलने लगी। पीली रोशनी अंधेरे में चमकने लगी। हर ट्रक की सीट पर बैठी आकृतियां अब धीरे धीरे उनकी तरफ देख रही थीं। विशाल की सांस रुकने लगी।